बच्चों, कैसे हो सभी लोग? आई होप सब बढ़िया होगे और आप सभी ने अपना न्यू ईयर अच्छे से सेलिब्रेट कर लिया होगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना काम। तो वेलकम टू द जीएस वर्ड। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट से, क्योंकि हिस्ट्री सब्जेक्ट में क्या है, सभी बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम रहती है एंड अंडरस्टैंडिंग में काफ़ी प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि सबको लगता है वो बस ओनली फैक्ट एंड फैक्ट है, तो रटना पड़ता है ज़्यादा। एंड सी डी एस, एफ कैट, डिफेंस के सारे एग्जाम्स हो गए, एसएससी के सारे एग्जाम है, सी जी एल, सी एच एस एल, आपका रेलवे का हो गया, कोई बीपीसी, एसओ, यूपीएससी, सभी में हिस्ट्री का वेटेज काफ़ी ठीक ठाक होता है। तो उसको अच्छे से समझ के पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे स्किप कर देते हैं और वही एक दो नंबर कहीं ना कहीं आपके सिलेक्शन में हिंड्रेंस बन जाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज हिस्ट्री से। सबसे पहले आप सभी के मोटिवेशन के लिए यहाँ पे मैंने एक लाइन लिखी हुई है कि जो बीच राह में बैठ गए वो बैठे ही रह जाते हैं, जो लगातार चलते रहते वो निश्चित मंजिल पाते हैं। आप लोगों ने अभी अटेम्प्ट्स दिए हैं, नहीं हो रहा है, उससे डिमोटिवेट नहीं होना है। हम काम करेंगे, फिर से स्टार्ट करेंगे दोबारा से, अगली बार सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। और जो मेंस लिख रहे हैं उनको भी बहुत ही ऑल द बेस्ट है। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, सबका सिलेक्शन होगा, बस थोड़ा सा एफर्ट लगाना है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा सब्जेक्ट हिस्ट्री। तो यहाँ से हम चलते हैं। हिस्ट्री में सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, क्योंकि क्या है ना, हमारे साथ हिस्ट्री में कुछ हमें प्रॉब्लम्स रहती हैं जिसकी वजह से हमको समझ में नहीं आता और हमें लगता है कि हिस्ट्री जो है अच्छा सब्जेक्ट नहीं है। तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम रहती है वो रहती है क्रोनोलॉजी की। हम करते करते क्या है कि हम उसको रटने का ट्राई करेंगे। हम सोचेंगे कि हाँ, यहाँ पे इल्तुतमिश है, यहाँ पे सल्तनत है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे वो है, रटते हैं डायरेक्टली। हमें क्रोनोलॉजी पता नहीं होती है, हमें समझ में नहीं आता कुछ। इस वजह से हमारे लिए हो जाती है हिस्ट्री बहुत ही डिफ़िकल्ट। उसके बाद हम सेकंड जो है मेन प्रॉब्लम फेस करते हैं, वो होती है सेम नेम होते हैं और हमको बड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि कौन किस डायनेस्टी का है। ऊपर से मेडिवल हिस्ट्री में तो हम देखें तो एक नाम के इतने सारे रूलर्स हैं कि कन्फ्यूज़ होना ऑब्वियसली बहुत ही लाज़मी है, एंशिएंट में भी है। तो उसके लिए क्या है ना, ये कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए आपको क्लियरली क्रोनोलॉजी में याद करनी होगी चीज़ें, क्रोनोलॉजी में आपको समझना होगा, तो आप अच्छे से इनको रिकॉल कर पाएँगे एग्ज़ाम टाइम। तीसरी जो है टर्मिनोलॉजी, भाई मेडिवल में हमारे पर्शियन टर्म्स होते हैं, अरेबियन टर्म्स होते हैं, अलग-अलग लैंग्वेज के टर्म्स हैं। ऐसे ही एंशिएंट में क्या रहता है कि संस्कृत लैंग्वेज है या फिर पुरानी लैंग्वेजेस के टर्म्स होते हैं जो हमको बहुत डिफिकल्ट लगते हैं। मोस्टली जो एडमिनिस्ट्रेशन में टर्म्स यूज़ होते थे कि कौन रेवेन्यू कलेक्टर था, कौन मिलिट्री कमांडर था, तो ये सारी चीज़ें बहुत परेशान करती हैं। और चौथी चीज़ है मोर फैक्ट्स। अब फैक्ट्स तो आपको देखिए, हिस्ट्री है तो फैक्ट आपको लगते हैं, क्योंकि हमारी अप्रोच जो है पढ़ने की वो गलत है। अगर हम हिस्ट्री को एक स्टोरी के फॉर्म में इमेजिन करके समझेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और इसको हम आगे देखेंगे भी कि हम इतना अच्छे से उसको याद कर लेंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा कि क्या प्रॉब्लम। ठीक है, तो सॉल्यूशंस पे बात कर रहे हैं हम। सॉल्यूशंस हमारे क्या हो सकते हैं? सॉल्यूशन सिंपली, पहले मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। तो सॉल्यूशन क्या है? राइट अप्रोच से पढ़ना है। और राइट अप्रोच क्या है कि आपको हिस्ट्री को स्टोरी के फॉर्म में समझ के करना है। ठीक है, राइट अप्रोच यही है। आप अगर सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो इसके लिए ये चीज़ें आपको समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं पहले आपको इंट्रोडक्शन इन्हीं चीज़ों का करा रही हूँ। उसके बाद हम अपने लेसन्स स्टार्ट करेंगे, छोटे-छोटे वीडियोज़ में अच्छे से कवरेज करेंगे स्टोरी के साथ, ताकि जल्दी याद हो सके। और आप 1-2 वीडियो देख लीजिए, अगर आपको पसंद नहीं आती है आप चैनल छोड़ के जा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, आपका फ़ोन है, ठीक है? चलिए, दूसरा है, हमें अंडरस्टैंड करनी है स्टोरी। स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टोरी जो है हमारे माइंड में एकदम बढ़िया से एस्टेब्लिश हो जाती है, हमको याद रहती है। अगर हम डायरेक्टली रटते हैं तो हम भूल जाते हैं, यही मेन प्रॉब्लम है। तीसरी चीज़ जो हम कर सकते हैं, टाइमलाइन। टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन हिस्ट्री का बेस ही है टाइमलाइन। अगर आप टाइमलाइन के साथ याद करोगे चीज़ें तो आपको याद रहेंगी। अगर आप बिना टाइमलाइन के रैंडमली यहाँ वहाँ कुछ भी याद करोगे तो आपको याद नहीं रहने वाला है, और ये बहुत ही क्लियर फैक्ट है। तो इसको अपने माइंड में आपको एकदम सेटल करके रखना है कि कैसे पढ़ना है, ठीक है? स्टोरी फॉर्म में पढ़िए, आप उसकी कहानी को समझिए, चीज़ें समझिए कि उस टाइम में कम्युनिकेशन नहीं था, उस टाइम में ये चीज़ें नहीं थी, तो उस टाइम में कैसी होगी सोसाइटी, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ लगेगी फिर आपको। तो हमारे क्लासेस का एक ओवरऑल हम देख लेते हैं कि क्या कैसा रहेगा, शेड्यूल कैसा रहने वाला है सारे क्लासेस का। तो सबसे पहले जो है वो अपना रहेगा कि इंट्रोडक्शन टॉपिक का सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या-क्या उसके अंदर कवरेज आएगा। दूसरा है मेन थीम, जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा, उसको हम अच्छे से इन डिटेल पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, उसकी हर डायमेंशंस को टच करेंगे, ताकि हमारे जितने भी एग्ज़ाम है, चाहे वो डिफेंस का हो, चाहे वो हमारा सिविल्स का हो, चाहे हमारा एसएससी का कोई, रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, सारे एग्ज़ाम्स की कवर हो जाए। तीसरा जो है हम करने वाले हैं
पूरी थीम को टाइमलाइन के साथ याद करेंगे। क्लास में ही हमें मेमोराइज़ करने की कोशिश करनी है और इवन आप वीडियो देखते-देखते खुद ही इतनी सारी चीज़ें आपके ब्रेन में सेटल हो जाएँगी, आपको खुद भी पता नहीं चलने वाला है। फिर चौथा जो सेक्शन रहेगा हमारे क्लास का, उसमें क्या करेंगे, हम पीवाईक्यूज़ डिस्कस करेंगे ताकि आपको पता चल जाए कि आपने जो पढ़ा है क्वेश्चंस उस टॉपिक से कैसे आ रहे हैं और आप उनको बना पा रहे हैं या नहीं पढ़ने के बाद। तो इसके लिए पीवाईक्यूज़ रहेंगे। और चौथा जो रहेगा समरी। समरी में क्या रहेगा कि हम पूरा क्लास हमने क्या पढ़ा है उसको रिकॉल करेंगे ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए और सारी चीज़ें एकदम अच्छे से सेट हो जाएँ। उसके बाद चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। आज हम केवल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, केवल हिस्ट्री की मेजर टाइमलाइन देखेंगे कि एंशिएंट से लेके मॉडर्न तक हमारी क्या-क्या मेन चीज़ें रही हैं, क्या-क्या मेन चीज़ें हुई हैं, ठीक है? तो हम यहाँ स्टार्ट करें तो सबसे पहले हमारा आता है स्टोन एज, ठीक है? यहाँ पे मैंने टाइम पीरियड की अगर आपको कन्फ्यूज़न रहती है तो आपको मैं क्लियरली बता दूँ कि अलग-अलग हिस्ट्री में क्या है, आप अलग-अलग राइटर्स की बुक देखोगे तो उसमें आपको अलग-अलग टाइमलाइन मिल सकती है एंड दैट इज़ वेरी नॉर्मल, क्योंकि हिस्ट्री में क्या है +-4 ईयर सारे अलग-अलग राइटर्स का रहता ही है। तो उसमें क्या है, क्योंकि हम हिस्ट्री को ना अंडरस्टैंड करते हैं, हम उसको एस्टिमेट करते हैं ना, हमने डायरेक्टली देखा नहीं है उस चीज़ को, हमने उसको एस्टिमेट किया है। तो उसके लिए थोड़ा वेरी करता है, बट आपको कौन-सा फ़ॉलो करना है तो मैं बता दूँ, एनसीईआरटी जो है उसका फ़ॉलो करना है। हम क्लास में भी एनसीईआरटी की टाइमलाइन फ़ॉलो करने वाले हैं, क्योंकि एनसीईआरटी जो है ये हमारी गवर्नमेंटेड बुक है, मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स है, उसमें जो भी लिखा है वो गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है, वो फॉलो करती है, तो उसको हमें लेके चलना है, ठीक है? अब हम स्टार्ट कर लें। सबसे पहले हमारा आया था स्टोन एज। स्टोन एज में क्या रहेगा, स्टोन एज में है 3 पार्ट्स रहते हैं हमारे, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक, यानी पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल एंड नियोलिथिक एज यानी कि नवपाषाण काल। इनको डिटेल में हम बाद में स्टडी करेंगे। इसका ब्रॉडली मैं बता देती हूँ आपको। लगभग हमारा 1 लाख साल पहले से हमारा लगभग 12,000 ईयर एगो तक जो है पैलियोलिथिक पीरियड मानते हैं। यहाँ पे पुरापाषाण काल था, उसके बाद 12,000 ईयर एगो से लेके 10,000 ईयर एगो तक हमारा मेसोलिथिक पीरियड है, मध्यपाषाण काल, और उसके बाद 10,000 बीसी के अराउंड से हमारा जो है नियोलिथिक पीरियड शुरू हो जाएगा। और इनमें डिफरेंसेस क्या हैं वो हम जब क्लासेस स्टार्ट करेंगे कल से देखेंगे, ठीक है? उसके बाद हम देखते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन आती है जब न्यूलिथिक पीरियड हमारा चलता है। एक चीज़ आपको और मैं बता दूं कि बीसी की कन्फ्यूजन आपको अगर है तो बीसी क्या होता है कि जीसस क्राइस्ट का जो बर्थ ईयर है उसको 0 मानते हैं, उससे पुराना जो है उसको बीसीई बोलते हैं, यानी बिफोर क्राइस्ट एरा, एंड उसके आगे का जो है उसको एनो डोमिनी एडी या फिर आफ्टर क्राइस्ट एरा, कॉमन एरा बोलते हैं, ठीक है? सीई बोलते हैं उसको। तो ये आपको याद रखना है, जो सीई है वो सीधा काउंटिंग में चलता है और जो हमारा बीसीई है वो उल्टा चलता है। जैसे कि आप 0 से नेगेटिव काउंटिंग, मतलब बचपन में देखा होगा ना, उल्टी काउंटिंग याद करते थे, 100, 99, 98, 90 ऐसे करके। तो उस वे में बीसीई वाला चलता है उल्टा, ठीक है? अब हम यहाँ से देखते हैं हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन आएगा जब हमारे स्टोन एज खत्म हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन हमें देखने को मिलता है 3600 बीसीई के अराउंड स्टार्ट होता है और लगभग 1600-1700 बीसीई तक हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन दिखाई देगा। उसका जो मैच्योर फेज है, 3 फेजेस होते हैं। जो एकदम पीक पीरियड था हड़प्पन सिविलाइजेशन का वो 2600 से 1700 बीसीई एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है? ये रहेगा। और उसके बाद जो है इसका डिक्लाइन शुरू हो गया। तो जब हड़प्पन सिविलाइजेशन का डिक्लाइन होने लगा हमारा 1700 बीसीई के आसपास, उसी टाइम पे हमें 1500 बीसीई में हमारा वैदिक एज का राइज दिखाई देता है। वैदिक एज जो है ये हमारा, देखो, हड़प्पन सिविलाइजेशन एक अर्बन सिविलाइजेशन थी, नगरीय सभ्यता थी। उसके डिक्लाइन के बाद वैदिक एज हमारा फिर से विलेज इकोनॉमी से स्टार्ट होगा। फिर धीरे धीरे हम इसको आगे बढ़ते बढ़ते महाजनपद पीरियड तक हम फिर से अर्बन सिविलाइजेशन में पहुंच जाएंगे, ठीक है? तो ये क्रोनोलॉजी आपको याद रखनी है। 1500 से हमारा वैदिक एज स्टार्ट हुआ, जिसमें ऋग्वेद की रचना की गई थी और इससे 1500 से 1000 तक रहता है। फिर आता है हमारा 1000 बीसी, जहाँ पे हमें लेटर वैदिक पीरियड जिसको हम बोलते हैं, ठीक है? लेटर वैदिक एज या लेटर वैदिक पीरियड। इसमें क्या है, हमारे बाकी के जो 3 वेद हैं, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उनको लिखा गया है और यहाँ पे सोसाइटी जो है वैदिक एज से काफ़ी चेंज होने लगी थी धीरे धीरे। पहले एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर चल रहा था, उसको अच्छे लेवल पे लेके आए, सेटल होने स्टार्ट हो गए, लोग गाँव-वाँव बना लिए, ठीक है? समूह बनने लगे। धीरे-धीरे क्या होगा, फिर ऐसे गाँव-गाँव जोड़-जोड़ के उनके पास रिसोर्सेज़ आएँगे, तो वो जब इंसान के पास रिसोर्सेज़ होते हैं, तो वो अपना एक्सपेंशन करने का ट्राई करता है। तो लेटर वैदिक पीरियड में रिसोर्सेज़ आ गए, तो फिर लोगों ने अपना एक्सपेंशन करने के लिए धीरे-धीरे आस-पास का एरिया भी कब्ज़ा कर लेते हैं, भाई पड़ोसी का प्लॉट भी छीन लो, ठीक है? तो उस फिलॉसफी को फॉलो करते हुए धीरे-धीरे अपने बड़े-बड़े नगर बनाने लगे और उसी से जो है, पहले गाँव था, फिर हमारा जनपद बना और उसके बाद महाजनपद हमें देखने को मिलेंगे, जो कि मेनली 16 महाजनपद बनेंगे, जो कि 600 बीसीई के अराउंड हमें देखने को मिलेंगे। नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा थे, साउथ इंडिया में 1-2 ही थे। और महाजनपद पीरियड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन सीधे आते हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे अपने अगले जब लेक्चर्स स्टार्ट करेंगे। तो अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारी क्रोनोलॉजी में आता है मौर्यन एम्पायर, ठीक है?
अब क्या है कि जब हमारा महाजनपद पीरियड हम देखते हैं तो मगध का राइज़ होता है। फिर मगध में जो एम्पायर था, जो नंद महापद्मनंद जो लास्ट डायनेस्टी उनकी जो रूल कर रही थी, उनको टॉपल करके मौर्यन एम्पायर एस्टैब्लिश किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, ये हम सभी जानते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो मौर्यन पीरियड एस्टैब्लिश किया, ये आप सभी को वैसे भी पता होगा, चंद्र नंदिनी करके एक सीरियल आया था टीवी पे, और चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड काफ़ी सीरियल्स, 2-3 सीरियल्स बन चुके हैं, तो आप सभी अवेयर होंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो मौर्यन पीरियड जो है वही है, और ये हमें जो है मौर्यन पीरियड देखने को मिलता है हमारा 321 बीसीई के अराउंड, ठीक है? 321-22 बीसीई के अराउंड जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना मौर्यन एम्पायर एस्टैब्लिश किया था। फिर मौर्यन एम्पायर में ही आगे जाके अशोका होंगे, बहुत ही फेमस रूलर थे, उनके बारे में अच्छे से स्टडी करेंगे। मौर्यन एम्पायर जो 321 बीसी में हुआ, यही एम्पायर जो है हमें इसी एम्पायर का चलता रहेगा, उसी में हम बीसीई से सीई पीरियड में आ जाएँगे, ठीक है? सीई पीरियड में आ जाएँगे, उसके बाद मौर्यन एम्पायर का डिक्लाइन शुरू होगा 100 सीई के अराउंड से। फिर उसके बाद कुछ छोटी-छोटी डायनेस्टीज़ का राइज़ हम देखेंगे, जैसे पुष्यमित्र, शुंग डायनेस्टी आई, फिर कण्वा डायनेस्टी आई, कई सारी डायनेस्टीज़, उनको हम क्रोनोलॉजी में आपको याद कराएँगे अच्छे से, ठीक है? उसके बाद जो है मेन जो पावर राइज़ होती है, उसको हम बोलते हैं गुप्ता एम्पायर, ठीक है? गुप्ता एम्पायर जो है, इसे गुप्त काल भी कहते हैं, इसे हमारी हिस्ट्री का गोल्डन पीरियड बोलते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री का। तो क्यों बोलते हैं गोल्डन पीरियड, क्या है? तो ये इसके बारे में हम अच्छे से स्टडी करने वाले हैं, क्योंकि मौर्यन एम्पायर और गुप्ता एम्पायर बहुत इंपॉर्टेंट है एंशिएंट इंडिया में। इससे डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं हमारे सारे एग्ज़ाम्स में। अभी जो रिसेंटली सीजीएल का प्री हुआ था, उसमें भी हमें ये क्वेश्चन देखने को मिले थे, ठीक है? तो उसके बारे में अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद हम देखते हैं गुप्ता एम्पायर का डिक्लाइन होगा, तो एक इम्पॉर्टेंट रूलर जिसको आप जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम केवल माइलस्टोन्स देख रहे हैं, बड़े-बड़े जो रूलर्स हुए हैं या बड़े-बड़े कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं, जिससे कि हमें चीज़ें याद रहें। उसके बाद हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे, तो इससे क्या है, हमारी टाइमलाइन क्लियर रहेगी माइंड में कि हाँ, इसके बाद ये, इसके बाद ये। तो उससे आपको क्वेश्चन को क्रोनोलॉजी अरेंज करने में बहुत हेल्प मिलने वाली है, ठीक है? अब हम बात करें कि जो हमारी गुप्ता एज थी, उसके बाद हमारा हर्षवर्धन पीरियड आएगा। हर्षवर्धन जो है बहुत ही फेमस रूलर थे, और इनको जो है इनकी डेथ के बाद 600 सीई के अराउंड ये थे, इनका एम्पायर था। और उसके बाद जो हम देखते हैं कि इनकी डेथ जो होती है, उसके बाद लगभग 640 के अराउंड से हमारा अर्ली मेडिवल, मतलब मेडिवल पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। और मेडिवल पीरियड का जो फर्स्ट फेज़ है, उसको हम बोलते हैं अर्ली मेडिवल पीरियड, जो कि लगभग 650 से 1200 सीई तक रहने वाला है, ठीक है? अभी सीई बीसीई खत्म हो गया है, क्योंकि मौर्यन एम्पायर के साथ ही जब गुप्ता में आए थे, तो यहाँ से ही सीई स्टार्ट हो गया है हमारा, ठीक है? अब हम सीधा चलेंगे काउंटिंग में। तो अर्ली मेडिवल पीरियड 650 से 1200 सीई के बीच में। इसको अर्ली मेडिवल पीरियड को अलग क्यों रखा गया है? इसको इसलिए अलग रखा गया है क्योंकि इस टाइम पे ना जो हमारा पूरा इंडियन सबकॉन्टिनेंट है, इसमें बहुत ही डिवाइडेशन का रूल था, मतलब कि अलग-अलग डायनेस्टीज़, बहुत छोटी-छोटी डायनेस्टीज़ एंड कई सारी डायनेस्टीज़ ने रूल किया। कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी, कोई एक सेंट्रल पावर नहीं थी जो कि पूरी कंट्री को यूनाइट करके रखे। तो इस वजह से इसको अर्ली मेडिवल पीरियड अलग से रखा गया है। और इसके बाद हम देखते हैं दिल्ली सल्तनत का राइज़। दिल्ली सल्तनत ने काफ़ी लंबे टाइम तक रूल किया है, 1206 से लेके 1526 में जब हमारे बाबर ने मुगल एम्पायर एस्टैब्लिश किया था, उससे पूरा ये पीरियड जो है, इसको हम दिल्ली सल्तनत या दिल्ली सल्तनत काल के नाम से जानते हैं। और ये भी हमारा बहुत, तो मेडिवल पीरियड में जो दिल्ली सल्तनत है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से सीधे क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, और इसमें काफ़ी सारी डायनेस्टीज़ ने रूल किया है एंड काफ़ी सारे फेमस रूलर्स आए हैं, जैसे कि बलबन है, अलाउद्दीन खिलजी है, इल्तुतमिश, रज़िया सुल्तान, और बहुत सारे आगे रूलर्स हम देखेंगे। इसमें तुगलक डायनेस्टी आएगी, फिर लोधी डायनेस्टी, उन सबको हम अच्छे से स्टडी करने वाले हैं। तो अभी हम क्रोनोलॉजी केवल समझते हैं, ठीक है? दिल्ली सल्तनत का डिक्लाइन होता है, उसके बाद हम देखते हैं बाबर ने 1526 में मुगल एम्पायर एस्टैब्लिश किया, और उसने ही दिल्ली सल्तनत का ख़त्म किया था, क्योंकि लास्ट रूलर को बाबर ने ही मारा था, ठीक है? और इसके बाद जो है मुगल एम्पायर का एस्टेब्लिशमेंट हम 1526 में देखेंगे, पानीपत का फर्स्ट बैटल जो हुआ था। इसके बाद क्या है, मुगल एम्पायर में फिर बाबर के बाद हुमायूँ, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब का रूल हम देखते हैं। 1707 में जो है औरंगजेब की डेथ होती है, और ये लास्ट पावरफुल रूलर था। इसके बाद जो रूलर्स आएंगे, क्योंकि क्या रहता है ना कि फैमिली में आप बहुत पैसा कमा के रखोगे, फिर जब इतना ज़्यादा पैसा रहेगा, तो एक टाइम के बाद क्या होगा कि आपके बच्चों को ही हो जाएगा, अभी हमको क्या ही कुछ करना है, सब सब कुछ है ही। तो वो कहते हैं ना कि मतलब पूत कपूत तो क्या धन संचय, पूत सबूत तो क्या धन संचय। तो वही एक यहाँ पे रहेगा कि इतना ज़्यादा उनको इतने लंबे टाइम तक एम्पायर तो अपना जनरेशन से चल रहा है, अपने को कुछ करना क्या ज़रूरत है। तो एक इनएलिजिबल जो रूलर्स हैं, वो आने स्टार्ट हो गए, और उसके बाद जो है मुगल एम्पायर का डिक्लाइन होने लगेगा। यहाँ से डिक्लाइन शुरू हो जाता है, और ये डिक्लाइन जो है 1764 में फुल्ली यहाँ पे दिखाई देगा आपको। 1764 में जो है बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, जो कि बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट बैटल था।
क्योंकि प्लासी का बैटल इंपॉर्टेंट था, लेकिन बक्सर के बैटल से क्या था कि उन्होंने इंडिया की जो मल्ली सिंबॉलिक अथॉरिटी बची थी, बट मुगल एम्परर को सब मानते थे। हाँ, मुगल एम्परर के नाम पे ही सबका रूल चलता था, तो वो इंडिया की एक सिंबॉलिक अथॉरिटी थी। जैसे हमारे प्रेसिडेंट है, उनको कोई डिफीट कर देगा तो हमारी कंट्री उनके कंट्रोल में चली जाएगी। ऐसे उस टाइम पे मुगल एम्परर को डिफीट कर दिया, तो इनडायरेक्टली वो पूरी इंडिया पे उन्होंने अपनी एकदम सोवरेनिटी इस्टेब्लिश कर ली थी कि ये भाई बहुत पावरफुल है ब्रिटिशर्स, ठीक है। क्योंकि ब्रिटिशर्स ने ही डिफीट किया था मुगल एम्परर को, और फिर ट्रीटी करके उनको अपना एक तरह से स्टाम्प रूलर नहीं होता है वो बना लिया था, और इनको जो है दीवानी राइट्स यानी रेवेन्यू कलेक्ट करने के राइट्स मिल गए थे, और यहाँ से इन्हें और स्ट्रेंथ मिली। फिर ब्रिटिशर्स ने इंडिया के रिसोर्सेज को यूज़ करके इंडियंस को ही लॉस कराया, डिफीट किया, उनको परेशान किया, और फाइनली जो है हम इन सारी परेशानियों का कंक्लूज़न देखते हैं 1857 के रिवॉल्ट में। क्योंकि उससे पहले जो है मैसूर का पावर ख़त्म किया, मराठास से उनके जो वॉर हुए हैं, कर्नाटिक वॉर्स हुए हैं, ब्रिटिशर्स के काफ़ी सारे वॉर हैं। इनको हम क्रोनोलॉजी में समझेंगे, उनमें बहुत कन्फ्यूज़न रहती है, कौन सी ट्रीटी कब हुई है, किस ट्रीटी से कौन सा वॉर ख़त्म हुआ था, तो सारी चीज़ें अच्छे से समझाऊँगी मैं आपको। तो अभी हम देखते हैं कि रिवॉल्ट हुआ था 1857 का। उसके बाद जो है 1885 तक क्या है, कई सारे रिवॉल्ट होते रहेंगे, कुछ रिफॉर्म्स चलते रहेंगे ब्रिटिशर्स की। फाइनली 1885 से जो है हमारी हिस्ट्री में थोड़ा चेंजमेंट आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, जो कि हमारी मेन पार्टी थी, जिन्होंने हमें इंडिपेंडेंस तक पहुँचाया, ठीक है, इंडिपेंडेंस दिलाई। तो इसके आगे चलते हैं हम। कांग्रेस के बाद हम देखते हैं इंपॉर्टेंट फेज़ आता है हमारा, क्योंकि 1905 में देखो, 1885 में जब कांग्रेस बनी थी तो वहाँ पे मीडियम मतलब मॉडरेट पीपल थे। उनका ये कहना था कि ब्रिटिशर्स को वो हमें मॉडर्नाइज करेंगे, हम इनको निकालेंगे नहीं कंट्री से, बस इनसे ये कहेंगे कि हमारे यहाँ रूल अच्छे से करो, जैसे आप ब्रिटेन में करते हो, हमें अपनी सब्जेक्ट मानो, ठीक है। तो वो जो है मॉडरेट फेज़ बोलते हैं 1885 से 1905 तक का। 1905 से हम देखते हैं एक्सट्रीमिस्ट फेज़, जिसे गरम दल बोला जाता है हिंदी में, ठीक है। एक्सट्रीमिस्ट फेज़ क्या होता है? लाल बाल पाल जो मेन जो उनको कहेंगे हम लीडर्स थे, लाल यानी कि लाला लाजपत राय जी, बाल गंगाधर तिलक जी, और बिपिन चंद्र पाल, ठीक है, और अरविंदो घोष और थे। ये 4 मेन लीडर्स थे जिन्होंने स्वदेशी मूवमेंट चलाया था जब हमारे बंगाल के डिवाइडेशन हुआ था 1905 में, और उसको फिर बाद में ख़त्म कर दिया गया था, ठीक है। फिर इसके बाद हम देखते हैं 1917 में बहुत बड़ा हमारी इंडियन पॉलिटिक्स में चेंज आएगा। गांधीयन पीरियड स्टार्ट होता है। 1915 में गांधी जी वापस आ गए थे साउथ अफ्रीका से, और यहाँ पे गांधी जी 1915 से 1-2 साल तो उन्होंने कहा नहीं, मैं कंट्री को घूमूंगा समझूंगा, उसके बाद ही कुछ डिसाइड करूंगा कि क्या करना है, ठीक है। तो 1917 से उन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स में कदम रखा, उन्होंने अपनी मूवमेंट स्टार्ट की है, तो इसलिए 1917 से हमारा गांधीयन पीरियड स्टार्ट होता है, जो कि हमारे फिर नॉन कॉपरेशन, रॉलेट सत्याग्रह, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, फिर हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलेगा, गांधी इम्पैक्ट होगा, ये सारी चीज़ें होंगी, और फाइनली इसके बाद हमें जाके मिलेगी इंडिपेंडेंस 1947 में, जो कि बहुत ही माइलस्टोन फीचर है, हम जानते ही हैं। उसके बाद मेन जो है इंडिपेंडेंस के बाद हम देखते हैं कई सारे हमारे प्राइम मिनिस्टर्स बनेंगे। इनिशियली हमने काफ़ी सारी एज अ कंट्री डिफिकल्टीज़ को फेस किया, जिसे हम पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड बोलते हैं 1947 के बाद में। इसमें मेन जो इंपॉर्टेंट थी वो इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 में किए गए थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से हमारी हिस्ट्री की टाइमलाइन होती है पूरी। उसके बाद जो है हम करंट अफेयर्स में बाकी सारी चीज़ें देख लेंगे। तो ये है हमारी हिस्ट्री का मेन ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग आपको आ गई होगी। अब हम इसके आगे कल से स्टार्ट करेंगे पॉइंट टॉपिक वाइज अपनी चीज़ों को उठाना। मैंने सोचा है कि मैं पहले मेडिवल हिस्ट्री पढ़ाऊँगी आपको, ताकि मेडिवल हिस्ट्री, क्योंकि अपना सीजीएल मेंस का एग्ज़ाम भी आ रहा है और काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स लगे हैं, तो एंशिएंट से ज़्यादा क्वेश्चंस मेडिवल से आते हैं, तो हम मेडिवल को स्टडी करने वाले हैं कल से एकदम टॉपिक वाइज। तो अभी आपको क्या करना है, आप चैनल का ऊपर जाके देखिए, लिंक लगा है टेलीग्राम का, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, और अभी आपने जितना भी ये टाइमलाइन पढ़ी है इसका आप नोट बनाइए। पहले आप इसको क्या करेंगे, रिकॉल कीजिए, आंखें बंद करके इसको प्रॉपरली रिकॉल कीजिए कि हाँ ये इस टाइम पे था। उसके बाद आप उसका एक नोट बनाइए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मतलब हार्डली आपका 10 मिनट जाएगा, और इससे आपको चीज़ें बहुत सेट हो जाएंगी, सेटल हो जाएंगी, और हिस्ट्री में आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी। तो आप नोट्स बना के मुझे भेजिए। अगर आपका मन है, नहीं भेजेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी मर्ज़ी है। बाकी पढ़ना है, सिलेक्शन लेना है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। और हिस्ट्री जो है इसको ईज़ी बना के समझाना मेरा काम है, लेकिन जितना थोड़ा बहुत काम है वो आपको दे रही हूँ, वो आपको भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज का क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अच्छा लगे। बाकी कल हम फिर मिलेंगे, और आज का जो भी आपका जो क्लास है इसको फटाफट रिकॉल कर लीजिए कि सबसे पहले हमारा कौन सा पीरियड था, उसके बाद क्या था, और उसके बाद क्या था, ठीक है। तो सबसे पहले हमने एंशिएंट हिस्ट्री देखी थी, फिर मेडिवल, फिर मॉडर्न की टाइमलाइन। आप टाइमलाइंस को अच्छे से वीडियो पॉज करके आप चाहे तो नोट डाउन कर लीजिए, या फिर जैसे आपको मन हो। और कल की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे मेडिवल हिस्ट्री। तब तक स्टे ट्यून्ड एंड अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ो, मोटिवेटेड रहो, एंड जय हिंद।